वो प्रिपरेशन के इसके हिसाब से मैं DDA जेई के अंदर उसने मैकेनिकल में तो मेरी काफ़ी हेल्प करी थी। PW का SSC का जेई का इलेक्ट्रिकल क्रैश कोर्स ले लिया था। कहाँ से आपने सब्जेक्ट्स पढ़े थे मैकेनिकल वाले? मैं गेट के बैचेस से ही पढ़ा था वैसे तो मैं PW ओके। के मैंने मेनली 4 हम्म। सब्जेक्ट्स हैं उन पे मेन हम्म। फोकस किया। तो आपने अपने शॉर्ट नोट्स खुद बनाए थे? क्या स्ट्रैटेजी रही आपकी शॉर्ट नोट्स बनाने की? डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन्स यूज करके आप उसको क्रिएटिव बना सकते प्रत्युष, कितने मार्क्स आए टोटल में आपके इन डीडीएजेई? हो। उसमें क्या प्रॉब्लम है, या मैं सिली मिस्टेक कर रहा हूँ या फिर वो पढ़ नहीं रखी सही से। हाय। सो वेलकम टू इंजीनियर्स वाला पीडब्ल्यू। आज हमारे साथ हैं प्रत्युष, जिन्होंने डीडीएजेई दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जूनियर इंजीनियर एग्जाम में AIR 1 हासिल करी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रत्युष, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड योर फैमिली। कैसा लग थैंक यू रहा मैम। है बाद? हाउ आर यू? मैम ऐसे काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये पहला एग्ज़ाम है जिसके अंदर मेरी फाइनल लिस्ट में नाम आ पाया। मैंने एग्ज़ाम तो और भी दिए हैं, केवल फाइनल लिस्ट में इसमें इसमें ही आ पाया है नाम पहले तो। ओके प्रत्युष, अपने बारे में कुछ बताइए, अपनी स्कूलिंग, अपने पेरेंट्स के बारे में, बीटेक डिप्लोमा जो भी आपने किया है। मैम मैंने अपनी इनिशियल एजुकेशन तो मैं CBSE बोर्ड से की हुई है। उसके बाद मैंने बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग के से फ्रॉम बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी झांसी। ए ओके। AT2 यूनिवर्सिटी, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। तो लास्ट ईयर जैसे UPPCS का नोटिफिकेशन आया था, तो उसके बाद मैंने थोड़ी मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे थोड़ा फोकस किया था। पहले पहले मैं नॉर्मली उसके हिसाब से कोर्स लिया था, और फिर मैं साथ साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए रिवाइज भी कर लिया था उसका था, क्योंकि प्री मेरा निकल गया था UPPCS का। और फिर मेंस भी दिया था, मेंस भी सही गया था, केवल अभी वो वैकेंसी टोट केस में फंसी हुई है। तो वो प्रिपरेशन के इसके हिसाब से मैं DDA जेई के अंदर उसने मैकेनिकल में तो मेरी काफ़ी हेल्प करी थी। पर DDA जेई में थोड़ा डिफरेंट है, जो SSC जेई और RRB जेई के एग्जाम्स है ना, जो थोड़ा डिफरेंट है। इसमें आपको मैकेनिकल के साथ साथ इलेक्ट्रिकल को भी थोड़ा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इसमें दोनों की इक्वल वेटेज रहती है इन टेक्निकल पोर्शन। एंड दिस ईयर दे आल्सो चेंज द पैटर्न ऑफ 50 मार्क्स ऑफ नॉन टेक्निकल ऑल्सो। सो तो मैंने SSC जेई इलेक्ट्रिकल करने के लिए टाइम वैसे बहुत कम था, अबाउट 1 to 2 मंथ्स अबाउट मिले थे इसके लिए। तो मैंने PW का SSC का जेई का इलेक्ट्रिकल क्रैश कोर्स ले लिया था, जिसके अंदर वो कंप्लीट हो चुका था। आई थिंक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है वो पूरा बैच, जिससे मैं जो वो है पूरा अच्छे से जल्दी से रिवाइज करो, जल्दी वीडियो सर मैं वीडियो पूरी प्रॉपर देख ली हूँ। वो जो स्लाइड्स PDF मिलती है ना, तो मैंने उनको PDF के फॉर्मेट में करके प्रिंट आउट निकाला। फिर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो साथ साथ लिखता चला गया था कि इसमें ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि SSC जेई और इस जेई के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन और टॉपिक्स रिपीट होते हैं। तो जी। मैंने 80-20 रूल यूज किया, जिसके अंदर मैंने ये फाइंड आउट ट्राई किया कि कौन से कौन से पोर्शन है जिसमें से कौन से 20% टॉपिक है जिसमें 80% क्वेश्चंस आते हैं। तो उससे मेरी बहुत हेल्प करी, तो मैं इजीली DDJE में 20 to 25 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल के भी अटेम्प्ट कर पाया था। प्रत्युष, पहले रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले कोई भी स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देखेगा उसे यही जानने में इंटरेस्ट रहता है कि रिसोर्सेज आपने क्या क्या यूज करिए। क्योंकि जो डीडीए जेई एग्जाम है उसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों है, तो मैकेनिकल के लिए आपने क्या रिसोर्सेज यूज करे? सब्जेक्ट वाइज भी आप बताइएगा, सब्जेक्ट जो हैं आपके मैकेनिकल में थर्मोडायनेमिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, एंड जो नॉन टेक्निकल था उसके लिए आपने क्या रिसोर्सेज यूज करे? मैम जैसे टेक्निकल मैकेनिकल की बात करें, तो जैसे मैंने UPPS AE की भी प्रैक्टिस तैयारी करी थी मेंस की। तो उसके अंदर जैसे आपका बेसिक तो यही है कि आप पहले जो बेसिक सब्जेक्ट्स है, थर्मोडायनेमिक्स हुई, फ्लूइड मैकेनिक्स हुई, और भी जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, आप किसी भी बेसिक टीचर से पढ़ लीजिए पहले, क्योंकि आपको बेसिक कंसेप्ट उसके क्लियर होने चाहिए। उसके बाद आपको मेनली जो आप फोकस करना है वो आपको प्रैक्टिस पे करना है। आपके SSC जेई के क्वेश्चन हुए, और जो अलग अलग RRBI क्वेश्चन हुए, और जो अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक पहले आप ऑनलाइन SSC जेई और उससे RRBI जेई के लगा लो, फिर उसके बाद आप उस पर शिफ्ट कर सकते हो। ठीक तो है। आपके एक तरह से, क्योंकि इनमें मैकेनिकल के अंदर आप तो SSC इनमें प्रैक्टिस का एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, क्योंकि आप ठीक। पढ़ तो एक बार पूरा लो एक बार कर किसी से भी, और अपने हम्म। नोट्स प्रिपेयर कर लो। और आप या फिर आप किसी ले भी सकते हो नोट्स के, पहले अपने अच्छे प्रिपेयर करो तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है रिविजन करने के लिए। और शॉर्ट नोट्स हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में आप जल्दी रिवाइज कर पाते हो टू द पॉइंट्स जो चीज़ें होती हैं।
तो आपको मेन तो प्रैक्टिस और एक्यूरेसी पे ध्यान देना पड़ता है, जैसे 90% टू 95% एक्यूरेसी ला पाए उसके अंदर। ओके। तो प्रत्युष, आपने कौन से इंस्टीट्यूट से या कहाँ से आपने सब्जेक्ट्स पढ़े थे मैकेनिकल वाले? आपने गेट के बैचेस भी ले रखे थे पीडब्ल्यू में? हाँ, मैं गेट के बैचेस से ही पढ़ा था वैसे, तो मैं पीडब्ल्यू ओके, जे आपने करती। पीडब्ल्यू गेट बैचेस से पढ़ा था। इलेक्ट्रिकल के लिए आपने क्रैश कोर्स लिया था, क्रैश तो कोर्स लिया था। इलेक्ट्रिकल वाला कंटेंट। इलेक्ट्रिकल कंटेंट में मैंने मेनली चार हम्म। सब्जेक्ट्स हैं उन पे मेन हम्म। फोकस किया था, क्योंकि ज़्यादा इतना टाइम चलता है और ज़्यादा इतने वाइड सब्जेक्ट्स को पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है। एक हम्म। तो जैसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट है, उसके क्वेश्चंस काफ़ी रहते हैं। और एक बेसिक इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट है। और एक इलेक्ट्रिकल मशीन्स। और एक हम्म। मेजरमेंट्स। और हम्म। आई थिंक मेन आई फोकस इन चार सब्जेक्ट्स पे मैंने ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि मुझे ये पता है कि टोटल 40 या 50 क्वेश्चंस तो मेरे से हो इतने कम टाइम में होने वाले नहीं है। हम्म। तो थोड़ा इस एग्जाम में एज लेने के लिए कि इससे पहले इन फोर चार सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर किया अच्छी तरह से। और फिर जी। उनके जो थोड़े जो एसएससी जेई के क्वेश्चंस थे इलेक्ट्रिकल, वो लगा लिए थे प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज। मैंने तो पर्टिकुलर ऐसे इलेक्ट्रिकल टेस्ट नहीं दिए थे, उन्होंने टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिए थे उसके। ओके ओके ओके, आई अंडरस्टूड योर पॉइंट। सो प्रत्युष, आप अभी बात कर रहे थे शॉर्ट नोट्स के बारे में, तो आपने अपने शॉर्ट नोट्स खुद बनाए थे? क्या स्ट्रैटेजी रही आपकी शॉर्ट नोट्स बनाने की? मैम शॉर्ट नोट्स का ऐसा है कि आप चाहो तो आप तो पहले से आपने भी आप शॉर्ट नोट्स बना के रखो, जिससे कि आप वो कर उसको आप इजीली रीड कर सकते हो और अब इजीली यूज कर सकते हो। क्योंकि जो अदर नोट्स शॉर्ट नोट्स होते हैं वो थोड़े अंडरस्टैंड करने मुश्किल पड़ जाते हैं अपने उसके हम्म। लिए। तो खुद बनाना ज्यादा बेहतर है आपके हिसाब से? हाँ। और उसमें मैम ऐसे नहीं, ऐसे सिंबल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन्स यूज करके आप उसको क्रिएटिव बना सकते हो। जैसे आप सेंटेंस नहीं लिखने होते, आप तो उसमें मेन मेन पॉइंट्स लिखने होते हैं ओनली। ओके। सो प्रत्युष, आपको क्या लगता है आपके पूरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो नोट्स हैं वो कितने पेजेस में आपने पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, 10-12 जो भी सब्जेक्ट्स हैं, वो कितने पेजेस में आपने उतार दिए शॉर्ट नोट्स में, ऑन एन एवरेज? लाइक फॉर एट स्ट्रेंथ ऑफ आई मटेरियल बात करें तो पूरे स्ट्रेंथ ऑफ आई मटेरियल को 4 पेजेस में, 5 पेजेस में, हाउ मेनी पेजेस? वो इतने हैं मैम कि इतने एक मैं स्मॉल बंडल में अपने सारे नोट्स कैरी कर सकता हूँ। ओके ओके ओके, सो मैं मान के चल रही हूँ 100 to 150 पेजेस में आपने सारे स्मॉल हाँ मॉडल। हाँ। ओके ओके। सो प्रत्युष, कैन यू शेयर योर डेली रूटीन जो आपने प्रिपरेशन के टाइम पे फॉलो किया? मैम डेली रूटीन मैंने कोई ऐसा फिक्स्ड रूटीन कोई ऐसा फॉलो नहीं किया, जैसे कि फिक्स्ड हो गया आई हैव टू, जैसे मुझे 8 घंटे पढ़ना है उससे 4 घंटे पढ़ना है। पर मैंने इस पे फोकस ज़्यादा किया कि मैं गोल सेट किए हर रोज के कि मुझे इतना ही काम हर रोज कंप्लीट करना है। जैसे मेरा गोल है कि मुझे इलेक्ट्रिकल के आज ये बेस इलेक्ट्रिकल के इतने वीडियो देखने, उस पर पढ़ना, उससे नोट्स फिर रिवाइज करने। तो मुझे उस हिसाब से मैं प्रिपरेशन किया। ऐसे फिक्स नहीं था कि मुझे 8 घंटे में करना है, तो कभी मेरा 7 घंटे में भी वही काम हो जाता, कभी 8 घंटे में हो जाता, और कभी मैं 3 घंटे में भी वही चीज़ मैं कंप्लीट कर पाता था। तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और प्रत्युष, हाउ लॉन्ग डिड इट टुक फॉर दिस रैंक? कितना समय लगा आपको इस प्रिपरेशन में और ये रैंक हासिल करने में? हाउ मच टाइम प्रिपरेशन में आपने कितना समय दिया? मैम जैसे मैंने बताया था, जैसे मैंने यूपीपीएससी एई का भी मेंस की प्रिपरेशन करी थी। ठीक है। तो उसके उससे मेरे मैकेनिकल तो ऑलमोस्ट रेडी थी, क्योंकि उसके हम्म। अंदर मैं कंसेप्ट था। तो मैं आई कैन मैं इतना कॉन्फिडेंस थे 40 प्लस या अबाउट 40 क्वेश्चन मैं 50 में से कर सकता हूँ मैकेनिकली। ओके। पर इलेक्ट्रिकल के लिए मैंने आपको बता दिया था, तो उस टाइप हम्म। से इतना मुझे आई थिंक 25 to 30 डेज मैंने इलेक्ट्रिकल को दिए हैं इन सब्जेक्ट्स को करने के लिए, इंक्लूडिंग द प्रैक्टिस हम्म। ऑल्सो। और उसके और नॉन टेक्निकल पोर्शंस के लिए, जैसे मैंने थोड़ा नॉन टेक्निकल जो मैंने जो एस 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 सीजीएल के पैटर्न्स जो होते हैं वो फॉलो किए थे। क्योंकि जी। एस एस सीजीएल के जितनी भी चीज़ें होती हैं वो ऑलमोस्ट ऑल सारे ज़्यादातर एग्जाम से उसी पैटर्न से क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं। प्रत्युष, कितने मार्क्स आए टोटल में आपके इन डीडीएचई? 109.5 आई थिंक, आउट आउट ऑफ ऑफ 150। 150, इसमें आयर 1 आपके आई। हाँ प्रत्युष, टेस्ट सीरीज का क्या रोल रहा आपकी प्रिपरेशन में? हाउ डिड यू गिव द टेस्ट सीरीज देने का एक फॉर्मेट जो स्टूडेंट फॉलो कर सकते हैं, जो आपने फॉलो किया हो? मैम जैसे ये डीटी जेई का, ऐसे मैम जो बताया, जैसे मेरे पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होता है, तो इसके बहुत ज़्यादा टेस्ट
अवेलेबल बहुत ज़्यादा वैसे नहीं है। तो मैंने ये तो मैं इलेक्ट्रिकल के लिए मैंने जो टेस्ट सीरीज थे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाए थे, तो वो तो रेफरेंसेस से, और ओनली 4 जो सब्जेक्ट्स मेरे पता है उनके लगाए थे मेनली। अलर्ट मैकेनिकल के लिए मैंने एसएससी जेई और आरआरबी जेई के सेट्स होते हैं ना, वो लगा हम्म। लिए थे ऐसा टेस्ट करके, उन्हें सेशन वाइज भी ला लिए, वैसे कर लिए थे। पर जो एग्जाम से 2 वीक्स पहले, तो मैंने जो डीडी के पैटर्न के अपने आप को फैमिलियर करने के लिए, जो 2 वीक्स पहले तो फिर मैं डीडी के 5-6 टेस्ट लगाए हैं, जिससे मैं हम्म। उसके अच्छे टाइम मैनेजमेंट और वो सब हो सके। तो उसमें थोड़ी एक्यूरेसी भी दिक्कत आई थी, और टाइम मैनेजमेंट भी वो सही बैठ गया। उससे एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट सही बैठा पाया था। तो हम टाइम मैनेजमेंट के उसके करने के लिए इनिशियली, तो जैसे आप कोई भी टेस्ट लगाओ इनिशियली, तो आपकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं आती। तो वही हुआ, जी। जैसे इनिशियली मेरे भी इसमें 70-80 ऐसे नंबर बहुत रहे, तो मैं भी लास्ट तक आते आते तो मैं इसमें 120+ कर पा रहा था। ओके। पर पर वही है, तो एक्यूरेसी रियल एग्जाम में थोड़ी अप डाउन हो ही जाती है। प्रत्युष, जैसे कि आप बात कर रहे थे एक्यूरेसी की, तो आपको क्या लगता है कि अगर टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं किसी स्टूडेंट के, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो किस तरीके से स्टूडेंट को लास्ट 1 मंथ ऑफ प्रिपरेशन हैंडल करना चाहिए कि टेस्ट में मार्क्स बढ़े, टेस्ट में इंक्रीज हो, एक्यूरेसी बढ़े, जो एरर्स स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो कम हो? मैम एक्यूरेसी का ऐसा है कि उसमें आप तो मेनली आप थ्री थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में आप तो डिवाइड कर सकते हो। एक तो हम्म। वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपको परफेक्टली आते हैं, आप उसको सही करो, जब इस डायरेक्ट उसका आंसर पता है। आप या तो आप सिली मिस्टेक में गलत करो, या आपको आपको एकदम पता है उसमें आपके नंबर मिलने हैं। दूसरे वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपने बिल्कुल उस टॉपिक के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ा, आप उससे कुछ नहीं कर सकते, आपने वो तुक्का मारना उसमें गलत है। और हम्म। उसमें गैस वर्क भी उसमें नहीं करना चाहिए। पर एक जो थर्ड टाइप क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एक्यूरेसी वो चढ़ती है, सफर्स हम्म। चढ़ती है, जैसे जिसके अंदर 50-50% चांस होते हैं। जैसे कई बार स्टेट एसएससी जेई में आजकल भी और आरआरबी जेई में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें स्टेटमेंट ज्यादा हो रही हैं, कि हम्म। आपसे सिंगल थ्रेट न दे, स्टेटमेंट्स ज्यादा पूछे जा रहे हैं कि ये स्टेटमेंट है, इसके क्या रीजन है, वो करके तो कई बार सिमिलर आंसर्स लगते हैं। तो आप तो उसमें हम्म। बेस्ट चूज करने में आप 2 आंसर रहते, तो उसमें आपका एक्यूरेसी जैसे फर्स्ट करते। तो मैम इसका एक्यूरेसी का यही है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और उसके अंदर आपको जितना टॉप डिफरेंट टॉपिक्स जो नए नए आ रहे हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अब तक आप क्योंकि आप तो नॉलेज भी जितनी से गेन कर पाओ वो हो पाएगा। क्योंकि आपके स्टेटमेंट्स जब ही आएंगे समझ में, जब आप नए नए स्टेटमेंट्स को रीड करो, जो आप उसे अंडरस्टैंड करो कि इसमें पॉसिबल कैसे आंसर हो जाए। इस बार वैसे मैंने और एग्जाम्स भी दिए हैं, पीएसयू के दिए हैं, हम्म। हम्म। तो उसके अंदर भी कई बार क्वेश्चन के आंसर नहीं पता होता, फिर उनके हम्म। अंदर एलिमिनेशन से बहुत सारे क्वेश्चन करे जा सकते हैं। right। और टाइम में 70, अब तो मेरे 80% वो क्वेश्चन सही हो जाता है, पहले 50% ही हो पाते थे। तो 50 से 80 का जो सफर था आपका, वो कैसा, कैसे कैसे हैंडल किया आपने? मैं वो हैंडल करने का ये तरीका था, पहले तो मैंने उसमें टॉपिक्स को क्लासीफाई किया कि कौन कौन से टॉपिक्स में जिसके अंदर मार्क्स कट रहे हैं, और उसमें क्या प्रॉब्लम है, या मैं सिली मिस्टेक कर रहा हूँ, या फिर वो मैं पढ़ नहीं रखी सही से। तो हम्म। तो सिली मिस्टेक वाले में कुछ टॉपिक्स थे जिसमें सिली मिस्टेक आंसर पता जल्दी फास्टली करते हो, उसमें गलत टिक कर दिया, ऑप्शन सही से नहीं पढ़ा, तो वो प्रॉब्लम्स को भी करेक्ट किया था। और दूसरे जिसने पढ़ नहीं रहे टॉपिक, तो उनके थोड़ी चीजें अलग से एक टॉपिक बनाई थी, जिसके अंदर मैं अलग से वो टॉपिक लिख दिए थे, ये चीजें एक्स्ट्रा में है, ये यहाँ से है, ये आ सकता है। तो वो पढ़ लेते वो उसमें तो से 20%, जैसे आप 80% सिलेबस हर एग्जाम कर सकते हो 80-20% रूल यूज करके, जब भी 20% सिलेबस जो बच जाता है वो आपको करना पड़ता है कैसे भी करके, वो आपका प्रैक्टिस हो उसके साथ ही बढ़ता है। प्रत्युष, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल को कैसे बैलेंस करें? मतलब अपने डेली रूटीन में कितना टाइम टेक्निकल को दें, नॉन टेक्निकल को दें, तो ये कैसे बैलेंस किया जाए? मैम नॉन टेक्निकल तो चीज़ ऐसी है कि आप नॉन टेक्निकल तो आप एक बार करके आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी उनकी, जैसे हम्म। मैथ एप्टीट्यूड हुआ, रीजनिंग हुआ, आपको एक बार सारी वीडियोस जितने भी पैटर्न्स होते हैं वो सब आपको सीखने पड़े। जितने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एसएससी के अंदर आते हैं, मोस्टली एसएससी के बेस्ड पे ही रहते जाते हैं सारे एग्जाम से पैटर्न। तो आपको पहले उनको सबको एक बार रीड सर करके आप तो उसमें करना आना चाहिए। उसके बाद आप तो उसने हर नॉन टेक्निकल का आप ऐसा कर सकते हो कि आप उससे, ऐसे मैंने किया था, हर हर दूसरे दिन मैंने टेस्ट लगाता चला गया था। जैसे हम्म। अगर आप कोई भी एग्जाम उठा लो, मैं नॉन टेक्निकल के भी एग्जाम दिए थे, जैसे सीजीएल भी दिया था। तो आप ऐसा करो, आप उसका सेशनल वाइज नहीं करके आप उसका हर रोज 1 आवर का टेस्ट होता है वो लगा लो, जिससे आपके वो चारों सेशंस रेडी हो जाएंगे।
वेरी नाइस प्रत्युष। उसके अलावा आप स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे, अपने अपने जूनियर्स को, कि किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, सब्जेक्ट्स कंप्लीट करना चाहिए? आप ओवरऑल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एक बार डिस्कस करिए। मैम, ओवरऑल प्रिपरेशन स्ट्रेटजी ऐसी है कि आप पर्टिकुलर हर पर्सन के लिए स्ट्रेटजी अलग हो सकती है। हम्म। जैसे मेरे लिए कुछ अलग अच्छी तरह से काम करता है, मेरे ये तो मैं अपने मेथड्स बताया, कुछ लोग के और भी बहुत इनोवेटिव मेथड्स होते हैं जो मैंने हम्म। उनके बारे में पढ़ा था। फिर वो आपको जो सूटेबल लगे आप उस पर करो। जैसे ऐसा नहीं करो जैसे मैंने जो बता दिया आप उस पे ही उसको ही मानो, उसको यूज करते चलो। आप ऐसा नहीं करना, अपने मेथड्स बनाओ, अपने इम्प्लीमेंट करो। आप ऐसे मेन चीज है ओवरऑल स्ट्रेटजी में, आप इम्प्लीमेंटेशन कितनी अच्छी तरह से कर पाते हो। हम्म। और आपकी एक्यूरेसी, आप उसका गोल क्या रखते हो। आप ये सोच रहे, आपका गोल ये है कि मेरे इस तरह नंबर आ जाए, इस पे टेस्ट में नंबर आ जाए, तो वो नहीं है। आपको ये इतना, आपकी एक्यूरेसी और टाइमिंग स्किल्स कितनी अच्छी इंप्रूव हो रही है। So thank you so much, Pratyush. It was really nice talking to you, and many many congratulations again. And I थैंक यू also मैम। wish many more success in future. जैसे कि आपने बताया, अब आप ईएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, and I यस मैम। wish that हम दोबारा इंटरव्यू करें जब आप ईएससी सेलेक्ट हो जाएं. Thank you so यस much. मैम। थैंक यू मैम।